सोचिए, क्या होता है जब सिर्फ एक हफ्ते में संसद में एक बहुत बड़ा कानून पास ना हो पाए, एक जाने माने नेता का पूरा कैरियर दांव पर लग जाए और अदालत से लेकर न्यूज रूम तक सच क्या है इसी पर एक नई बहस छिड़ जाए। खैर, पिछले हफ्ते भारत में बिल्कुल यही सब हुआ और इन घटनाओं ने सच कहूं तो देश की मौजूदा हालत की कई परतें हमारे सामने खुलकर रख दी हैं। हाँ, संसद में एक कानून की हार हुई, एक नेता के पॉलिटिकल फ्यूचर पर सवालिया निशान लग गया और मीडिया से लेकर कोर्ट तक सच और विश्वास इन शब्दों के मायने पर ही एक बड़ी बहस शुरू हो गई। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये अलग अलग दिखने वाली घटनाएं एक साथ मिलकर आज के भारत की कौन सी तस्वीर पेश कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं संसद से। हमारी पहली कहानी वहीं के गलियारों से निकल कर आई है, जहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जबरदस्त बहस हुई। और इस बहस का नतीजा जानते हैं क्या तय कर सकता था? देश में भविष्य में किसका कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये। अच्छा, इस पूरी बहस के दिल में मतलब सेंटर में एक ही शब्द था, परिसीमन। अब ये परिसीमन है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में इसका मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से बनाना, मतलब बदलना। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हर सीट पर वोटर्स की संख्या आप कह सकते हैं लगभग बराबर हो। इससे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का जो हमारा सिद्धांत है वो बना रहता है। तो फिर मामला फंसा कहाँ? सारा विवाद इसी बात पर था। देखिए, एक तरफ थी सरकार जो 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन करके चुनावी बराबरी लाना चाहती थी, बिल्कुल सीधा साधा तर्क। लेकिन दूसरी तरफ था विपक्ष, खासकर दक्षिण के राज्यों से। उन्हें डर था कि ये तो एक तरह से उनके लिए सजा हो जाएगी। सजा किस बात की? इस बात की कि उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की और अब इसी वजह से संसद में उनकी आवाज, उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा। अब देखिए, संविधान में बदलाव करना कोई मामूली बात तो है नहीं। इसके लिए एक खास तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तो चाहिए ही, साथ में जितने लोग वोट दे रहे हैं उनका 2/3 बहुमत भी चाहिए। और इस बिल को पास कराने के लिए जो जादुई आंकड़ा था वो था 352। और आखिर में हुआ क्या? वोटिंग हुई और बिल के पक्ष में पड़े सिर्फ 298 वोट। ये जरूरी आंकड़े से बहुत बहुत दूर था। और बस इसी के साथ ये ऐतिहासिक बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। ये घटना हमें साफ साफ दिखाती है कि भारत में प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन का सवाल कितना ज्यादा पेचीदा और कितना संवेदनशील है। तो ये तो हुई संसद की बात। अब चलिए इस राष्ट्रीय राजनीति के मैदान से निकलकर एक व्यक्तिगत राजनीति कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता के बदलते समीकरण और एक नेता की किस्मत के उतार चढ़ाव की साफ झलक मिलती है। ये कहानी है सांसद राघव चड्ढा की। उनके लिए पिछले कुछ दिन कह सकते हैं तूफान से भरे रहे। देखिए हुआ क्या, 2 अप्रैल को उन्हें अपनी पार्टी में एक बड़े पद से हटा दिया गया। ठीक अगले ही दिन 3 अप्रैल को इस पर उनका एक बयान भी आया। और फिर 15 अप्रैल को एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी। ये बहुत हाई लेवल की सुरक्षा होती है जो गिने चुने लोगों को ही मिलती है। अब ये जो एक के बाद एक घटनाएं हुई, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। जाहिर है उन पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, आलोचनाएं हो रही थीं और इन्हीं सब के बीच राघव चड्ढा का ये बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका काम ही जवाब देगा। ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी भी नेता के व्यक्तिगत राजनीतिक सफर में पब्लिक परसेप्शन यानी लोगों की राय और अपने काम को साबित करने का दबाव हमेशा बना रहता है। अच्छा, अब हम राजनीति से थोड़ा हटकर एक अलग तरह की लड़ाई की बात करते हैं। एक ऐसी लड़ाई जो संसद या सियासी दलों के बीच नहीं लड़ी जा रही, बल्कि ये लड़ी जा रही है मीडिया की हेडलाइंस में और देश की सबसे बड़ी अदालत में। ये लड़ाई है सच की, विश्वास की और इस बात की कि कौन किसे कैसे समझता है। हुआ ये कि हाल ही में नासिक से खबर आई और आते ही सनसनी बन गई। मामला जुड़ा था देश की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक TCS से। मीडिया में ये आरोप लगे कि कंपनी की एक HR हेड एक बहुत बड़े रैकेट की मास्टरमाइंड है। रैकेट किस चीज का? यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन का। आप समझ सकते हैं ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। खुद कंपनी के CEO का बयान सामने आया और उसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने साफ साफ बताया कि जिस महिला को HR हेड और मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वो असल में न तो HR मैनेजर थी, न ही किसी बड़ी पोजीशन पर, वो तो एक जूनियर कर्मचारी थी। ये पूरा मामला मीडिया ट्रायल और फैक्ट चेकिंग की अहमियत पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और जानते हैं, सच और विश्वास की ऐसी ही एक और बहस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। सबरीमाला केस के सिलसिले में जज एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जूझ रहे हैं। सवाल ये है कि जब किसी का धार्मिक विश्वास देश के कानून से टकराता है तो कोर्ट को क्या करना चाहिए? कोई धार्मिक प्रथा सही है या नहीं, ये कैसे तय किया जाए? अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अदालत के सामने मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है आवश्यक प्रथा टेस्ट, मतलब कोर्ट ये देखे कि क्या कोई प्रथा उस धर्म का इतना जरूरी हिस्सा है कि उसके बिना वो धर्म ही अधूरा लगे। और दूसरा रास्ता है सच्चा विश्वास टेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि मानने वालों का विश्वास कितना सच्चा और गहरा है, भले ही वो प्रथा धर्म के लिए बहुत जरूरी हो या ना हो। अब कोर्ट इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनती है, इसी पर तय होगा कि आने वाले समय में भारत में धार्मिक आजादी को कैसे देखा जाएगा। चलिए अब भारत की सरहदों से बाहर निकलते हैं और दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हम पर असर डाल रही हैं और साथ ही कैसे भारतीय लोग दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। सबसे पहले एक चिंता की बात, पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर हमारे घरों तक, हमारी दवा की दुकानों तक पहुंच सकता है। देखिए, जो कच्चा माल दवाइयां बनाने के लिए आता है, अगर उसकी सप्लाई में रुकावट आई तो क्या होगा? पैरासीटामोल जैसी रोजमर्रा की दवा से लेकर कैंसर जैसी जान बचाने वाली दवाइयों तक सबकी कीमतों में एक बड़ा उछाल आ सकता है। कुछ मामलों में तो ये उछाल 40 से 96% तक भी हो सकता है। तो हमने संसद की बात की, एक नेता की कहानी देखी, सच और विश्वास की लड़ाई को समझा और फिर दुनिया पर भी एक नजर डाली। अब सवाल यह है कि ये जो अलग अलग टुकड़े हैं इन्हें जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है। चलिए इन सबको मिलाकर एक बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। तो इस एक हफ्ते ने हमें क्या दिखाया?
इसने हमें एक ऐसा लोकतंत्र दिखाया जहां इस बात पर जोरदार बहस चल रही है कि प्रतिनिधित्व का सही मतलब क्या है, सत्ता का बंटवारा कैसे होना चाहिए। हमें एक ऐसा समाज दिखा जो सच और विश्वास के बीच की बारीक सी लाइन को समझने में लगा हुआ है। और हमें एक ऐसा देश दिखा जो दुनिया के मंच पर अपनी जगह तलाश रहा है, कभी मुश्किलों का सामना करते हुए तो कभी अपनी जीत का परचम लहराते हुए। सच तो ये है कि भारत एक ही समय में कई अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। ये रास्ते कभी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे लगते हैं, कभी बहुत उलझे हुए, लेकिन एक बात साफ है, देश रुका हुआ नहीं है, वो लगातार चल रहा है। तो आखिर में सवाल बस यही है कि इन अरबों कहानियों के देश में वो कौन सी एक कहानी होगी जो इसका भविष्य लिखेगी। इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।